वेलकम टू मौर्य क्लासेस। आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जी जल्दी कीजिए, बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है और एग्जाम आने वाला है और फटाफट इसकी इको की आईएमपी दीजिए। तो बड़ा आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन मैंने बना दिया है, तो सारे क्वेश्चन बड़ा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ सेक्शन सी के लिए, सेक्शन डी के लिए और सेक्शन ई के लिए। तो सर ए और बी का आप नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे बेटा। ए और बी की तैयारी हम लोग डेफिनेटली कराएंगे बेटा, और इसी यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। बस समय का थोड़ा सा अभाव होता है बेटा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेट आती है। बट याद रखना, मैं जो भी वीडियो देता हूँ बहुत सटीक देता हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद आपको वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ बेटा। बहुत मेहनत लगती है बेटा एक वीडियो बनाने में, तो मैं आपको सब चैप्टर वाइज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपको सेक्शन सी में क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे बेटा, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति अर्थात क्या, किस लिए बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र आकृति और आलेख का क्या बताना है, महत्व। और तीसरा, अध्ययन करने में कंप्यूटर किस प्रकार से उपयोगी होता है, इसके बारे में बताइए। और डेटा सीरीज जो एग्जाम में आता ही आता है बेटा, तो इम्पोर्टेंट है, इसे भी अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन आपको डी में डेफिनेटली देखने को मिलेगा बेटा। इसमें पहला क्वेश्चन है, आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाले बातें। फिर स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें। फिर आकृति और आलेख के बीच में क्या करना बेटा, अंतर। फिर अध्ययन करने में इंटरनेट किस तरीके से उपयोगी है, समझाइए। और एक और क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर और इंटरनेट का भय स्थान बताइए। ठीक है, अब बड़ा इसमें इन दोनों में एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ, आकृति के प्रकार और आलेख के प्रकार, ये भी कर लीजिएगा बेटा, ये भी एग्जाम में आता है बेटा। आकृति और आलेख के प्रकार बताइए बेटा, आकृति और आलेख, इन दोनों का प्रकार बेटा याद रखना। प्रकार या तो आकृति का पूछ लेगा या तो आलेख का प्रकार पूछेगा, इसे भी अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, काम का है बेटा। उसके बाद यहाँ पर आकृति के प्रकार बताइए और अध्ययन करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग के बारे में डिटेल में समझाइए। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। आइए चैप्टर नंबर 2 के पढ़ते बेटा हम लोग। चलिए चैप्टर नंबर 2 के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पहला है, प्रति व्यक्ति आय का निर्देशांक की मर्यादा बताइए। वृद्धि की मर्यादा बताइए, विकास की मर्यादा बताइए, और अपेक्षित आयु किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। एक और है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अर्थात और उसमें कौन सी बातों का समावेश होता है, इसके बारे में बताइए। आर्थिक विकास के निर्देशांक की राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा कीजिए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक की क्या होता है बेटा, मर्यादा को समझाना है। और एक क्वेश्चन और है बेटा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में अंतर। फिर एक क्वेश्चन और है, आर्थिक विकास के निर्देशांक के रूप में जीवन की भौतिक गुणवत्ता के अंक को सुधार के बारे में बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास अंक में किन किन बातों का समावेश होता है, उसके बारे में बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। जितना मैं बता रहा हूँ प्लीज इतना तो करके ही जाइएगा। अगर सत्यम सर के ऊपर आपको बड़ा विश्वास है बेटा, तो आपको कुछ मत करना, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको जितना बताया गया है सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओ बस। अगर सत्यम सर के ऊपर आपको सच में रियल में विश्वास है बेटा, तो सर जितना बता रहे हैं, जितना कह रहे हैं, खाली इतना करके चले जाओ, आपका डेफिनेटली काम हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के निर्देशांक को बारे में समझाइए। अब रहा चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के कार्यों की चर्चा कीजिए और मुद्रा स्मृति के लक्षण बताइए। और बड़ा यहाँ पर जो सेक्शन डी में पूछे जाते हैं बड़ा, मुद्रा का अर्थ बता करके उनके कार्यों पर चर्चा कीजिए। मुद्रा का उद्भव और विकास के बारे में बताइए। अत्यधिक मुद्रा कम वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ती है, तब मुद्रा स्मृति सर्जित होती है, तो इसके बारे में विधान समझाइए। या तो आ सकता है कि भाई वस्तु विनिमय प्रथा के प्रकार बताइए। एक क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में, ये दोनों क्वेश्चन बड़ा 100% इम्पोर्टेंट है, 100% इम्पोर्टेंट है। 100% क्या, मैं 200% की गारंटी लेता हूँ, 200% की गारंटी लेता हूँ। 5 मार्क्स में ये दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे।
एक क्वेश्चन है बेटा वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ बता करके वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा समझाइए। दूसरा क्वेश्चन मुद्रास्फीति का अर्थ बता करके उसके कारणों की चर्चा कीजिए। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म बेटा 200% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आते ही ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। वो लोग करोगे ना, ठीक है। आज और चैप्टर नंबर 4 बेटा, चैप्टर नंबर 4 के पढ़ेंगे बेटा बैंक से संबंधित व्यवहार, ठीक है। बैंक शब्द का उद्भव किस प्रकार से हुआ उसके बारे में समझाना है। व्यापारिक बैंक के खातों के बारे में बताना है। मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन के बारे में बताना है और मध्यस्थ बैंक के कार्यों के बारे में समझाना है। और क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बेटा, व्यापारिक बैंक और मध्यस्थ बैंक के बीच में अंतर बताना है। व्यापारिक बैंक के मुख्य और गौण कार्यों की सूची बनाकर प्रत्येक कार्य को एक वाक्य में समझाना है। मध्यस्थ बैंक के परिणात्मक और गुणात्मक कार्यों को सूची बना करके प्रत्येक एक वाक्य में क्या करना है, समझाना है। और उसके बाद व्यापारिक बैंक का अर्थ बता करके उसके कार्यों को समझाना है। फिर मध्यस्थ बैंक का अर्थ बताकर उसके कार्यों को समझाना है। ये चैप्टर 4 की आईएमपी थी, इसे भी आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। जितना सत्यम सर दे रहे हैं और जितना बता रहे हैं सिर्फ इतना ही आपको करके जाना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका सारा काम हो जाएगा। मैंने इसमें बहुत एनालिसिस करके बड़ा वीडियो को बनाया है। गाला, मार्वल, लिबर्टी और दुनिया के जितने भी पेपर्स आते हैं बड़ा, लगभग सारे पेपरों को इंक्लूड करके बड़ा सत्यम सर ने एक बढ़िया सा पेपर बनाया है। और सत्यम सर जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं बड़ा, वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद वीडियो को बनाते हैं। तो सो प्लीज़ विश्वास करने जैसा है और ट्रस्ट कीजिए और डेफिनेटली आपका काम होगा। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और फिर दुनिया के जितने भी पेपर हो उस पेपर को उठाइए और इसमें से मिलाइए कितने क्वेश्चन सत्यम सर ने दिया है और कितने क्वेश्चन हमारे सारे पेपरों में मैच कर रहे हैं। समझा गया बेटा, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते बेटा हम लोग। एक और क्वेश्चन, मौद्रिक नीति और परिणात्मक साधनों के विस्तार से समझाइए। अब आ जाओ चैप्टर 5 की क्वेश्चन बेटा, जिसमें गरीबी के आधुनिक अभिगम और गरीबी रेखा की मर्यादा समझाइए और पीने का स्वच्छ पानी और मकान की उपलब्धता के महत्व समझाइए। और एक क्वेश्चन 4 में पहला क्वेश्चन है गरीबी के लिए आर्थिक कारण बताइए। और बड़ा ये 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से बड़ा 100% आईएमपी है, इसे करके ही जाइएगा। गरीबी का अर्थ बताकर उसके निर्देशांक को समझाइए, गरीबी का स्वरूप बताकर गरीबी के कारणों बताइए और गरीबी घटाने के उपाय। 3 क्वेश्चन अच्छे से इसे करके जाना है। आगे चैप्टर नंबर 6 की बात करूँ ना, बेरोजगारी वाला, इसमें पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा बताइए। दूसरा संपूर्ण बेरोजगारी, घर्षणजन्य बेरोजगारी के अर्थ उसके उदाहरण और भारत में श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अधिक अनुकूल है, विधान समझाइए। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब और किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी या शुरू की गई थी उसके बारे में समझाना है। फिर उसके बाद बेरोजगारी के स्वरूप जानने के लिए रामकृष्ण द्वारा 4 कौन से मापदंड प्रस्तुत किए थे और चक्रीय बेरोजगारी की संकल्पना समझाइए। और क्षति युक्त शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, विधान समझाइए। इतने क्वेश्चन बड़ा आपको अच्छे से कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद हरित क्रांति की गति और विस्तार के द्वारा बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है, कारण दीजिए। फिर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के बारे में समझाइए। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, ठीक है। और भारत की बेरोजगारी के महत्वपूर्ण के 5 समझाइए और भारत की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के 5 उपाय बताइए। ये चैप्टर 6 के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चैप्टर 7 की बात करें, चैप्टर 7 में बड़ा 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसे समझाना है। दूसरा उत्पादक और अनुत्पादक जनसंख्या अर्थात क्या और जनसंख्या नीति अर्थात क्या है, इसे समझाइए। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट और नीची मृत्यु दर के कारण बताइए। और भारत में जाति प्रमाण यानी 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या में विस्तृत जानकारी दीजिए। और ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% ऊंचे जन्म दर के महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा कीजिए और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब बड़ा बात करते हैं 8वां चैप्टर बड़ा, ये भी आता है
तो हर चैप्टर वाइज दे रहा हूँ इसलिए जिससे आप लोग आसानी रहे, पढ़ने में ईजी रहे। और मैं बताऊंगा अभी सबसे पहले कौन से चैप्टर पढ़ना है, बाद में कौन से चैप्टर पढ़ना है, सारी चीज बताऊंगा। बस 1 बाय 1 चीजें समझते जाइए और आपके किताब हो या टेक्स्ट बुक हो तो उसमें टिक मार करते जाइए, जिससे आपका काम भी हो जाएगा। या स्क्रीनशॉट पढ़ना तो स्क्रीनशॉट भी पढ़ सकते हो। भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, इसे समझाना है। हरित क्रांति के अन्य नाम बताइए। फसल की अदला बदली को समझाइए। हरित क्रांति अर्थात क्या, ये समझाइए। और कृषि को महत्व दर्शाने वाले 3 मुद्दों के बारे में बताइए। कृषि की नीची उत्पादकता का जिम्मेदार कारण बताइए और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय। ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर में पूछे जाते हैं, सो प्लीज इसे भी अच्छे से करके जाइएगा। 9 नंबर का चैप्टर देखो बड़ा, जिसमें से पहला है विनिमय दर अर्थात क्या, समझाइए। व्यापार तुला लेन देन तुला के बीच में अंतर, विनिमय दर पे टिप्पणी, व्यापार विदेश व्यापार के कारण और लेन देन तुला चालू खाता पूंजी खाता के बीच में अंतर, और आंतरिक व्यापार विदेश व्यापार के बीच में अंतर। लेन देन तुला का अर्थ बता करके उसके प्रकार, खाते एवं लेन देन तुला के असर करने वाले परिबल भी बताना है। ठीक है, ये थे हमारे चैप्टर 9। मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बड़ा मैं आप लोगों को फटाफट ये चीजें दे रहा हूँ। ये वीडियो देने के बाद इसके बाद दूसरी एक वीडियो आएगी जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी की वीडियोस की मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम मिला तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन के मैं एक्सप्लेन करूंगा बड़ा कि ये क्वेश्चन को याद कैसे रखें। क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम इस बात को है कि सर आपने आईएमपी दे तो दिया है पर ये आईएमपी मेरे माइंड में मेरे मगज में कैसे फिट होगा, वो दिक्कत है। एग्जाम में याद कैसे रखेंगे, वो दिक्कत है। मैं वो सारी चीजें आपका डिस्कस आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा और डेफिनेटली बड़ा आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। और मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है आप लोग ये चीजें करोगे और डेफिनेटली करोगे। 10वां चैप्टर बड़ा, जिसमें छोटे पैमाने के उद्योग के बारे में बताना है, संयुक्त पूंजी कंपनी के उदाहरण बताना है, औद्योगिकरण सामाजिक ढांचे के कैसे परिवर्तन किया जा सकता है इसके बारे में बताना है, कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने के लिए उद्योग किस प्रकार के उपयोगी हैं, और चौथे में पूंजी निवेश के आधार पर औद्योगिक ढांचे समझाइए और मालिकों के आधार पर औद्योगिक ढांचे को समझाइए, और छोटे पैमाने के उद्योग को महत्व दर्शाने वाले 3 मुद्दों के बारे में बताइए। और इसमें एक और क्वेश्चन बड़ा, औद्योगिक क्षेत्र का महत्व विस्तार पूर्वक समझिए, छोटे पैमाने के उद्योग का महत्वपूर्ण विस्तार पूर्वक समझिए, औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए नए कदमों को चर्चा कीजिएगा। अब बड़ा 11वां चैप्टर की बात करूंगा तो 11वें में क्या है, इसे बिजली कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, आकर्षण स्थानांतरण किसे कहते हैं, और स्थानांतरण के प्रकार और शिक्षा का महत्व, और भारतीय रेलवे के विकास के बारे में बताइए। उसके बाद इसमें एक और ऐड करना पड़ा, पेट्रोल वाला। ये पेट्रोल वाला टॉपिक भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पेट्रोलियम। दूसरा 5 नंबर में ये 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन 100% आएगा। 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस चैप्टर में से, तो 5 नंबर के तो अच्छे से करिएगा बड़ा। जैसे स्थानांतरण के कारण बताइए, या स्थानांतरण के नकारात्मक असरों के बारे में समझाइए, और शहरीकरण के असर बताइए। शहरीकरण में 2 असर बड़ा, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ये दोनों असर को आपको याद रखना है बड़ा, एग्जाम में आते हैं तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। अब बड़ा इसमें बात करो जो चैप्टर नंबर जो 12 है बड़ा, चैप्टर नंबर जो 12 है बड़ा वो आपका 6 नंबर का आने वाला है। तो उसमें से बड़ा टेक्स्ट बुक के पीछे जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इसे आप याद कर लो अच्छे से, आपका काम हो जाएगा, है ना। उसी में से आपको पढ़ के जाना है। अब सर आपने ये बता तो दिया, अब मैं सबसे पहले शुरू कहाँ से करूँ, कौन से चैप्टर में पढ़ूँ तो जो मुझे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो बड़ा सबसे पहले अगर बात करूँ बड़ा पास होने के लिए हमें क्या करना है, तो बड़ा सबसे आसान चैप्टर की बात करूँगा। सबसे आसान चैप्टर की बात करूँ, चैप्टर जो 1 है बड़ा, चैप्टर 1 बड़ा ये आपका पूरे के पूरे 10 मार्क्स में आने वाला है। सबसे आसान चैप्टर की बात करूँ, फिर बड़ा उसके बाद चैप्टर नंबर 7 करना है जो आपके पूरे 15 नंबर आने वाले हैं। आप अगर ये हो जाए बड़ा, फिर उसके बाद आपको करना है चैप्टर 5 गरीबी करने का। क्या करना है, गरीबी, ये आपके 12 नंबर का। फिर इससे भी इजी है बड़ा चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट, जो बड़ा आपको 13 मार्क्स से दिलाने वाला है। ठीक है बड़ा, ये 13 मार्क्स का, ये 12 मार्क्स बड़ा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये आएगा
15 और ये आएगा 13, ये आएगा 12। अगर भाई ये 4 चैप्टर भी अगर बच्चा एकदम अच्छे से कंप्लीट करके जाए बेटा, तो भी उसका काम बहुत ईज़िली हो सकता है बेटा। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना भी अगर बच्चा करके चले जाए तो। और एक चैप्टर बेटा जो और ईज़ी बेटा, वो सबसे ईज़ी बेटा ये है 11वां, जो बेटा आपको 13 नंबर दिला रहा है। कितने? अगर इतने चैप्टर अगर बेटा बच्चा करके जाता है, ऐसे कितना ही चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से बोले तो एकदम अच्छे से कर ले बेटा। मतलब एक-एक क्वेश्चन जितना मैंने आपको दिया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन अगर करके जाता है बच्चा, तो 63 नंबर आपको बेटा यहीं से मिल जाएगा। और अगर कोई टॉपर बच्चा है जो 90 प्लस लाना चाहता है बेटा, वो लोग शुरुआत यही चैप्टर से करें। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 पढ़ना है, 1 हो जाए चैप्टर 7 करना है, 7 हो जाए तो चैप्टर 5 पढ़ो, चैप्टर 5 हो जाए तो चैप्टर 6 पढ़ो, 6 के बाद 11 पढ़ो। यही चैप्टर से आपको क्या करना है, शुरुआत करना है। तो ये हो जाए बेटा, उसके बाद आपको सबसे आसान चैप्टर की बात करूँ तो बेटा चैप्टर नंबर 3 करना है बेटा। 3 हो जाए बेटा तो चैप्टर नंबर आपको 4 करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर अगर 3 की बात करूँ बेटा, तो 3 बेटा आपको ये 10 मार्क्स दे रहा है, ठीक है। और ये जो है बेटा आपको 8 नंबर दे रहा है। ये चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत आसान है बेटा, जो बहुत ज़्यादा जल्दी ईज़िली आपको ये याद हो जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं भी करना है बेटा, आप ईज़िली सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो बेटा। फिर उसके बाद आपको बेटा चैप्टर नंबर 2 करना है। चैप्टर नंबर जो 2 है बाबू वो आपका 13 मार्क्स का है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 हो जाए बेटा तो आपको चैप्टर नंबर 8 करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर क्या करोगे बेटा, 8 करोगे जो आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। फिर चैप्टर नंबर आपको 9 करना है। 9 बच्चों को थोड़ा सा टफ पड़ता है, फॉरेन ट्रेड बेटा बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि सर यहाँ पर मुझे याद नहीं होता। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 करना है, और 10 आपका कितने नंबर का, 8 नंबर का। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 12 करना है जो आपका बेटा 6 नंबर का है। तो बेटा अगर मैं बात करूँ बेटा, तो अगर मैं इसको भी ऐड करता हूँ बेटा, इसको अगर ऐड करूँ बेटा, तो इसको ऐड करने के लिए तो यहाँ पर, तो इसको अगर मैं ऐड करूँ बेटा तो ये 64 मार्क्स दिलाएगा मुझे जी। तो बेटा सबसे जो आसान चैप्टर शुरुआत कहाँ से करोगे बेटा, तो शुरुआत सभी बच्चे यहाँ से करेंगे। शुरुआत सभी बच्चे क्या करोगे, यहाँ से शुरू करोगे। यहाँ से पहले ये चैप्टर बेटा बच्चों को, अगर सारे बच्चों देखो, अगर मेरी वीडियो कोई टीचर देखता है या कोई स्टूडेंट देख रहा है या कोई पेरेंट्स देख रहा है, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा कि ये सारी चीज़ों को बेटा पहले कंप्लीट कराइएगा। क्योंकि अगर इतना भी चैप्टर अगर बच्चा से अच्छे से करके जाता है बेटा, खाली इतना चैप्टर, तो बहुत अच्छे से वो नंबर ला सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ें बेटा तैयारी में बहुत बढ़िया तरीके से करो। मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ों को रटो मत, किसी भी चीज़ों को सिर्फ आप पढ़ोगे ना, पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। और जब भी आपको तैयारी करना है, जब भी आपको क्या करना है, तैयारी करना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको तैयारी करना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि तैयारी करते वक्त आपको सेक्शन वाइज तैयारी करनी है। क्या करना है, सेक्शन वाइज तैयारी करनी है। सबसे पहले आप लोग जैसे मान लो अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले सेक्शन ए की तैयारी करो। सेक्शन ए अगर करोगे तो टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे। मतलब पूरी टेक्स्ट बुक की अगर एमसीक्यू अगर कर लेते हो, बोर्ड के एमसीक्यू कर लेते हो, तो आपके 20 नंबर तो यही पक्के हो गए। और उसके बाद करो सेक्शन बी, तो सेक्शन बी खाली अगर बोर्ड के कर लोगे ना, खाली बोर्ड के क्वेश्चन अगर आपने करके चले गए ना बेटा, तो 10 नंबर आपके। तो बेटा ए और बी करने से ही आपके अगर 30 नंबर पक्के हो जा रहे हैं, तो क्या खोटा है, क्या खोटा है भाई, है ना तैयारी जोरदार। तो ये कर लो, और उसके बाद जैसे ही आपने ये कर लिया बेटा, जैसे अगर आपने ई किया बेटा, ई कर लिया ई, तो ई करोगे, ई जो सेक्शन होगा बेटा वो आपको 25 नंबर दिलाएगा। ई सेक्शन आपको 25 नंबर दिलाता है। तो ई सेक्शन में भी आपको एक ग्राफ करना है और 4 तो आपके क्वेश्चन होते हैं, तो उसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो समझ में आया? तो अगर आप ये 2 चीज़ भी अगर आप अच्छे से कर लो ना, तो 55 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। तो आपको पहले ए, बी और ई कर लो बेटा। फिर बचा हुआ 2 दिन बेटा आप लोग, 2 दिन बचा हुआ आप सी और डी करिए, और इसमें आपको जो भी याद हो रहा है आप उसे अच्छे से पढ़िए। जो टॉपर बच्चे हैं, जो 90% लाना चाहते हैं, वो तो सारे करेंगे, लेकिन जो पास होना चाहते हैं, जिनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जो करना नहीं चाह पा रहा है, जो कर नहीं पा रहा है, उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई ये करो, ये करो, ये, और दुनिया भर की वीडियोस देखने के पीछे मत भागो। अपना टाइम बचाओ भाई, तुम्हारा टाइम
तुम खुद हो, तुमको अपने आप को टाइम देना है, 10 जगह मत भागो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक ही जगह पे, आपकी टीचर आपके लिए बेस्ट है, आपकी टीचर ने आपको जो कह दिया ना, बस विश्वास करो, डेफिनेटली वही रिजल्ट आएगा। लेकिन मेहनत करोगे तो जितना आपको बताया जा रहा है, जितना आपको कहा जा रहा है, सिर्फ उतना ही करिए, क्योंकि जो भी टीचर आपको गाइड करती है ना बेटा, उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है, उन्हें पता होता है क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना लोड मत लो कि सर याद नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सर ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। अरे कुछ नहीं भाई, टेंशन मत लो, इतना लोड मत लो, आप सब कुछ कर सकते हो, बस आप पढ़ना शुरू करो। जहाँ फँसोगे, मैं बैठा हूँ ना, सब करवा दूँगा, मैं बैठा हूँ ना, सब करवा दूँगा, बस विश्वास रखो बेटा, सब करवा दूँगा। अभी मैं आप लोगों के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी लिख रहा हूँ बेटा, सेक्शन ए, बी लिख करके कल बेटा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए बेटा। तो सेक्शन ए, बी की तैयारी 30 नंबर की तैयारी तो मैं खुद ही करा दूँगा बेटा, 30 नंबर की तैयारी तो मैं खुद ही आपके लिए करवा रहा हूँ। और ई सेक्शन भी मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा, ई सेक्शन कैसे याद रखना, किस तरीके से, ये तो इतना तो मैं खुद ही करवा दूँगा। अब बचेगा सीओडी, सीओडी में कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है बेटा और रटना नहीं है, कोई चीज़ को समझना है बेटा, पूरी तरीके से जितना समझोगे उतना ही आप लोग कर पाओगे, ठीक है? तो अभी के लिए बेटा आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, टाइम पास मत करो, जितना बताया गया है उतना ही करो बस, ठीक है? आपको जितना कहा गया है उतना ही करते रहो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है, कहीं डाउटफुल होता है, तो बेटा मैं बैठा हूँ ना, मैं करा दूँगा। बस आप लोग का प्यार भरा कमेंट आते रहना चाहिए, जिससे मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ के समझ सकूँ कि आप लोग क्या चाहते हो। आप लोग जिस तरीके से कमेंट करोगे उस तरीके से मैं वीडियोज़ को बनाऊँगा। मेहनत जितना करना पड़ेगा मैं करूँगा, पर आप लोग को पढ़ना है बस। अगर आप लोग पढ़ोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे शेर नहीं, आप मेरे चैंपियन हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे यार हो बेटा। और मैं चाहता हूँ मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, वो चीज़ है, वो टैलेंट है जो तुम कर सकते हो, जो तुम कर सकते हो। एक बार अपने अंदर की आग को जगाओ, अपने अंदर के शेर को जगाओ और करके दिखाओ बेटा, करके दिखाओ। जो समाज वाले कहते हैं, जो सोसाइटी वाले कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, और डेफिनेटली कहता हूँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तुम एक बार करो तो खरी, कोशिश तो करो, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बस मेहनत करने से कभी चूको मत बेटा, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरी जी जान लगा दो, पूरी ताकत लगा दो बेटा। इस बार आपको रिजल्ट अच्छा लाना है, लाना है और लाना है। मैं आपको कह दे रहा हूँ, इको का पेपर बेटा आपका हार्ड नहीं होगा, जाओ, इको का पेपर आपका हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। और सच में बेटा लगभग सभी बच्चे खुश 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 होंगे, बस हैप्पी। बट अब तैयारी करो बेटा, आप मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है? मेरी तरफ से बेटा आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और कल के लिए बेटा मैं आपको ए और बी की तैयारी कराऊंगा बेटा, और सेक्शन ई बेटा बच्चों को जिनको नहीं याद होता है उन्हें याद करवाने की कोशिश करूंगा बेटा, बस। लेकिन आप लोगों को पढ़ना है बेटा, और पढ़ोगे तो ही काम होगा। अपने आप को टाइम दो बेटा, ज़्यादा यहाँ फालतू जगह पे मत घूमो, ठीक है? अगर कोई अभी भी पढ़ने पे नहीं बढ़ा है, तो अब नहीं तो कभी नहीं बढ़ा, अब आपको करना ही पड़ेगा, अब आपको अपनी हथियार उठाना पड़ेगा, ठीक है? और लग जाओ मेहनत करने बेटा, और दिखा दो दुनिया को कि जो तुम कर सकते हो शायद कोई दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो तुम्हारे अंदर काबिलियत है वो शायद किसी और के अंदर नहीं है। इसलिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो, और मुझे अपने चैंपियन पे, अपने दोस्तों पे, अपने बच्चों पे बहुत विश्वास है, और डेफिनेटली वो करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।